प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रत्नगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं मूलचंद रूडी। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने जो प्रकरण पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो था साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। और उन पद्धतियों में से कुछ पद्धतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे क्या पढ़ेंगे। करते हैं शुरुआत आज एक नए पार्ट की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां या प्रणालियां। कौन कौन सी पद्धतियों या प्रणालियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस कक्षा से पहले हमने सर्वप्रथम पढ़ी थी वर्णानुक्रम पद्धति। उसके बाद में कालानुक्रम पद्धति। उसके बाद में हमने पढ़ा था वैज्ञानिक पद्धति। इन तीन पद्धतियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। आज हमें जिस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे वो है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति, ये जो कक्षा है ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, व्याख्याता, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो करते हैं आज की इस पद्धति के बारे में शुरुआत कि क्या है समाज शास्त्रीय पद्धति। क्या है समाज शास्त्रीय पद्धति? नाम से पता चल रहा है कि वह पद्धति जिसमें समाज शास्त्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रख के साहित्य का इतिहास लिखा जाए, उसे समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। यानी एक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहासकार ने समाज से क्या ग्रहण किया और उसकी रचना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो कहलाती है समाज शास्त्रीय पद्धति। तो बात करते हैं हमें परिभाषा की। परिभाषा तो हम कह सकते हैं वह पद्धति जिसमें इतिहासकार द्वारा रचनाकार एवं उसकी रचना को उसकी रचना ने इतिहासकार एवं उसकी रचना ने समाज से क्या ग्रहण किया
तथा रचनाकार एवं उसकी रचना ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, कि वह पद्धति जिसमें इतिहासकार द्वारा इस बात का पता लगाया जाए कि रचनाकार एवं उसकी रचना ने समाज से क्या ग्रहण किया तथा रचनाकार एवं उसकी रचना ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इसे समाजशास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक इतिहासकार के द्वारा किसी रचनाकार एवं उसकी रचना का जो विवरण है, यह हम कह सकते हैं कि रचनाकार एवं उसकी रचना है, उसने समाज को क्या दिया और समाज से क्या लिया, इसके आधार पर इतिहासकार द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है वो पद्धति कहलाती है समाजशास्त्रीय पद्धति। अब बात करें कि इस पद्धति का प्रयोग किसने किया। इस पद्धति का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयोग किसने किया, तो हिंदी साहित्य के एक इतिहासकार वे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य से संबंधित जो 3 पुस्तकें लिखी थी वो कौन कौन सी थी। पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। उनकी दूसरी रचना है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। और उनकी तीसरी रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन 3 रचनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया। तो आज हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की चौथी पद्धति पढ़ी, समाजशास्त्रीय पद्धति। अब चलते हैं अगली पद्धति की ओर। 5वीं पद्धति है विधेयवादी पद्धति। क्या है विधेयवादी पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वश्रेष्ठ एवं जो नवीनतम पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। यानी इस पद्धति में क्या है कि इतिहासकार के द्वारा जो समाज है, वातावरण है, जाति है, क्षण है, उन सब को मद्देनजर रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया जाता है, तो वो पद्धति कहलाती है विधेयवादी पद्धति। तो बात करें विधेयवादी पद्धति की परिभाषा की कि विधेयवादी पद्धति किसे कहेंगे, तो लिखिए वह पद्धति जिसमें इतिहासकार जाति, वातावरण
क्षण आदि को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं उसकी रचनाओं का मूल्यांकन करता हो, तो वह पद्धति विधेयवादी पद्धति कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब इतिहासकार के द्वारा किसी रचनाकार एवं उसकी रचनाओं का जो मूल्यांकन है वो उस क्षेत्र विशेष के वातावरण, क्षण और जाति, इन तीनों को मद्देनजर में रखकर मूल्यांकन किया जाए तो वह पद्धति विधेयवादी पद्धति कहलाती है। बात करें कि इस पद्धति के जनक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पूछा भी जा सकता है कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन हैं। तो एक फ्रेंच विद्वान हैं या इतिहासकार हैं टेन, उन्होंने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किया था। तो इस पद्धति के जनक कौन है? टेन। तो हम लिख सकते हैं इस पद्धति के जनक फ्रेंच इतिहासकार टेन माने जाते हैं या टेन हैं। तो ये तो बात हो गई विधेयवादी पद्धति की परिभाषा के बारे में और इसके जनक के बारे में। अब पढ़ते हैं कि इस पद्धति की विशेषताएं क्या है। बात करें इस पद्धति की विशेषताएं कि इस पद्धति की कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो इससे अन्य पद्धतियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग दिखाते हैं। तो बात करें विशेषताओं की, तो पहली विशेषता क्या है? यह पद्धति इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के या अन्य भाषाओं का इतिहास लिखने की ये सबसे नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। नंबर 2, इस पद्धति में साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उन साहित्य के प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों को मद्देनजर रख के किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है।
तो पहली विशेषता क्या थी, ये पद्धति इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। इस पद्धति में साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन जो युगीन परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में किया जाता है। नंबर 3, इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा एवं उसके युग को भी महत्व दिया जाता है। युग को भी महत्व दिया जाता है। चौथी विशेषता, काल विभाजन करते समय युग एवं प्रवृत्तियों दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण, यानी कह सकते हैं कि एक ही युग के दो नाम दिए जाते हैं तो दोहरा नामकरण किया जाता है। तो ये है इस पद्धति की विशेषताएं। यह पद्धति इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। इस पद्धति में साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन है वो युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा एवं उसके युग को महत्व दिया जाता है और काल विभाजन करते समय युग एवं प्रवृत्तियों दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण किया जाता है। तो ये होगी इसकी विशेषताएं। अब आगे देखते हैं हमें कि इस पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में किया। यानी ये जो विधेयवादी पद्धति है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम प्रयोग है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका प्रयोग किया। तो ये हमने पढ़ा विधेयवादी पद्धति के बारे में। विशेष करें अधिकतर जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उन्होंने इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग किया। फिर भी एक पद्धति और है जिसका विवरण हमें
आगे करेंगे। नंबर 6 पे देखिए, छठी पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। कुछ विद्वान इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। आलोचनात्मक पद्धति क्या है? आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति जिसमें इतिहासकार के द्वारा किसी रचनाकार एवं उनकी जो रचनाएं हैं उनका मूल्यांकन उनकी कमियों, गुणों एवं दोषों के आधार पर किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना के मूल्यांकन किया जाए, वो पद्धति आलोचनात्मक पद्धति कहलाती है। बात करें परिभाषा की, किसे कहते हैं आलोचनात्मक पद्धति? तो लिखिए, वह पद्धति जिसमें इतिहासकार वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं उसकी रचना का परिचय साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देता हो तो उसे आलोचनात्मक पद्धति कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी इतिहासकार के द्वारा किसी रचनाकार एवं उसकी रचना का परिचय साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को मद्देनजर रखकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए परिचय दिया जाए तो उस पद्धति को आलोचनात्मक पद्धति कहा जाता है। बात करें कि इस पद्धति का प्रयोग किसने किया, कि इस पद्धति का हिंदी साहित्य में प्रयोग किसने किया, तो हम बता सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
नामक जो ग्रंथ है उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार हम दोहरान कर लेते। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा आज की कक्षा में समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 3 इतिहास से संबंधित रचनाएं लिखी। और भी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन इतिहास से संबंधित ये 3 रचनाएं हैं। और ये तीनों रचनाएं बहुत ही अपना महत्व रखती हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इनकी 3 रचनाएं थी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन्हें तीनों रचनाओं में उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति का ही प्रयोग किया। आगे देखें, विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। और हिंदी के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1929 ईस्वी में, उसमें इसी पद्धति का प्रयोग किया था। बात करें इस पद्धति की विशेषताओं के बारे में, तो इतिहास लेखन की ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और नवीनतम पद्धति भी है। इस पद्धति में साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका जो अध्ययन है वो युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। नंबर बात 3 कि इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा और साथ में उसका जो युग है दोनों को महत्व दिया जाता है। और काल विभाजन करते समय युग एवं प्रवृत्तियों दोनों का महत्व दिया जाता है। और जो नामकरण है उसमें दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई जाती है, यानी प्रत्येक काल के 2 नाम दिए जाते हैं। जिस प्रकार आदिकाल है उसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल है उसको भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये इस पद्धति की विशेषताएं हैं। बात करें कि इस पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और ग्रंथ था उनका हिंदी साहित्य का इतिहास। मुख्य रूप से हिंदी में इतिहास लेखन की ये 5 ही पद्धतियां प्रचलित रही हैं। फिर भी एक 6ठी पद्धति के बारे में भी हमें पढ़ लें, और ये हमने पढ़ा था आलोचनात्मक पद्धति के बारे में। इस पद्धति का प्रयोग रामकुमार वर्मा ने और अपनी जो रचना थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया। और इस पद्धति में जो साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र हैं उनकी मान्यताओं के आधार पर इतिहासकार के द्वारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और एक रचनाकार उसकी रचना का परिचय दिया जाता है। तो ये पद्धति कहलाती है आलोचनात्मक पद्धति। इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो कल की क्लास रहेगी उसमें अपना जो टॉपिक होगा वो रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा हुई, जिसको एक फ्रेंच विद्वान हुए थे गारसाद तासी, वहां से जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत के कौन कौन से ऐसे आधार ग्रंथ थे या ऐसे कौन से स्रोत थे जिनके माध्यम से इतिहास लिखा गया। तो कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के बारे में। आज इतना ही। हमारे इस YouTube जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इससे अच्छी और बेहतरीन जो क्लासें हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। और अभिज्ञान क्लासेस के नाम से हमारा जो प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी आप इन कक्षाओं को देख सकते हैं। धन्यवाद।